हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं टॉपिक यूनिट 6 का टॉपिक जो सबसे लास्ट हेडिंग है इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, भारत की वैदेशिक नीति, है ना। इसको आज हम कवर करेंगे। इस वीडियो में आप समझ लीजिए, सबसे पहले भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 भारत ने लॉन्च की। कब लॉन्च की? 2023 में। तो ये करंट से भी रिलेटेड है और बिकॉज एग्जाम में ये हमें टॉपिक ऐड किया ही है, तो ये नीति हो सकता है वो हमसे पूछ ले। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23 क्या है। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल करवाई है, सो आराम से देखिएगा। इंडियन एक्सपोर्ट गोल, यूएसडी हमने इसमें रखा है कि हमको 2 ट्रिलियन अचीव करना है 2030 तक के एक्सपोर्ट का गोल हमने रखा है। अभी फिलहाल में हमारा 750 बिलियन है, जिसको 2 ट्रिलियन करना है। इसके 4 पिलर्स हैं। एक है इंसेंटिव ऑफ रिमिशन, एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैब, कैसे एक्सपोर्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट इस लेवल पे जो है हमको एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है। उसके बाद में इकोनॉमिक डीबीज जो है, इसमें रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव्स। उसके बाद इमर्जिंग एरियाज ऑफ इकोनॉमी में ई कॉमर्स, स्कोमेट एक्सेट्रा, एससीओ, एसोमेट इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है? तो स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है, ये इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, एम फॉर मटेरियल, ई फॉर इक्विपमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजीज। तो स्पेशल, एस फॉर स्पेशल, सी फॉर केमिकल्स, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, एम फॉर मटेरियल्स, ई फॉर इक्विपमेंट एंड टी फॉर टेक्नोलॉजीज। इसको मेट, है ना। स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। ये जो है आर ड्यूल यूज्ड आइटम्स, जैसे सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री अप्लायंसेस, वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शंस। तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है, जितनी भी डिफेंसिव आइटम्स की डील्स और ये सारी चीजें होती है। न्यू एलिमेंट्स इसमें क्या है? तो इसमें है नई ट्रेड पॉलिसी। देखो, पुरानी ट्रेड पॉलिसी खत्म होने के बाद में ये नई ट्रेड पॉलिसी 2023 लाई गई है। गाइडलाइन है ई कॉमर्स के लिए अनाउंस की गई है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, रुपी कार्ड को इंटरनेशनली जो लॉन्च किया गया था वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल एक्सपोर्ट, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमोशन कमोडिटी कमिटी टू बी एस्टेब्लिश। फिर है मर्चेंटिंग ट्रेड रिफॉर्म, मर्चेंटिंग ट्रेड रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इसके बाद में स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म, इसके अंतर्गत जो है एमनेस्टी स्कीम्स लाई गई है, जिसमें कि टू एक्सपोर्टर्स क्लोज पेंडिंग ऑथराइजेशन एंड स्टार्ट अफ्रेश, कि जो है इसको बहुत आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम, जिसमें कि 4 नई टी डिक्लेयर किए गए हैं, जो क्या क्या हो जाएंगे? फिरोजाबाद है, मिर्जापुर है। टी का मतलब है ट्रेड टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो कौन कौन से हैं वो? फरीदाबाद है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है और वाराणसी है, जो कि यूपी में आते हैं। टोटल इंडिया में अभी कितने हो गए? 43 हो गए हैं, जिसमें से कि 4 नए ऐड किए गए हैं जो कि यूपी के हैं। फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। और जो ये ट्रेड एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टू हैव प्रायोरिटी एक्सेस टू एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड। फिर स्टेट होल्डर स्कीम में क्या है? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन रिफॉर्म नॉर्म्स री कैलिब्रेट, 2 stars and above states holder would be encouraged to provide जो है ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग टू इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, मतलब ट्रेनिंग वगैरह देंगे। उसके बाद है ईपीसीजी स्कीम, इसमें आती है प्रधानमंत्री मित्र ईवी, ई व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी टू गेट ईपीसीजी बेनिफिट्स। ठीक है। डायरेक्ट डेयरी सेक्टर एक्सपेंडेड, डेयरी सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। एवरेज एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये चौथी हो गई आपकी। नेक्स्ट स्कीम होगी, पहला हो गया एमनेस्टी स्कीम, मैंने आपको जो यहाँ पे बताया पहला क्या हो गया? एमनेस्टी स्कीम। दूसरा हो गया आपका टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तीसरा फिर हो जाएगा आपका स्टेट होल्डर स्कीम। चौथा हो जाएगा आपका ईपीसीजी स्कीम, जिसमें कि प्रधानमंत्री मित्र ईवीएस, ई व्हीकल्स और ग्रीन टेक को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके बाद में है पांचवा जो है, इसमें है आपका एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, है ना। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आइटम, स्पेशल एएसएस एक्सटेंडेड टू अपीयर क्लोथिंग सेक्टर एक्सपोर्ट सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। ठीक है, इतना हमको इसमें ध्यान रखना है।
अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो विदेशी व्यापार नीति 2023 में इसका लक्ष्य रखा गया है। जो लक्ष्य है वो हमको देखना है। लक्ष्य क्या है कि भारत का निर्यात जो है, निर्यात लक्ष्य 2030 तक के कितना करना, 2 ट्रिलियन करना है, जो अभी फिलहाल में 750 बिलियन है। फिर इसके जो है 4 स्तंभ है। छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के लिए माध्यम से निर्यात संवर्धन, निर्यात राज्य जिले और राज्य व्यापार करने के लिए सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और ई पहल। ठीक है। उभरते हुए क्षेत्र ई कॉमर्स, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना, स्कोमैट नीति को सुव्यवस्थित करना। फिर स्कोमैट क्या है? तो विशेष रसायन, एस फॉर स्पेशल, सी फॉर जैसे मैं बताया था केमिकल रसायन, ओ से हो गया ऑर्गेनिज्म जीव, एम से हो गया आपके मशीन्स इक्विपमेंट्स, ई से हो गया इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है ना, टी से हो गया टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी से संबंधित करता है। स्कोमैट जो है दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं, नागरिक और सैन्य उपकरण, सामूहिक विनाश के हथियार, ये सब इसमें है। नए अवयव इसमें क्या जोड़े गए हैं? तो ई कॉमर्स के दिशा निर्देश की घोषणा की गई है, भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया है, जिला निर्यात हब बनाए गए, जिला और राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों की स्थापना की गई है, मर्चेंटिंग व्यापार सुधार किए गए हैं। शुरू की है योजना। इसमें क्या क्या है? इसमें पहला तो है एमनेस्टी योजना हो गई आपकी। पहला क्या हो गया? एमनेस्टी योजना हो गई, जिसमें निर्यात के लिए लंबित प्राधिकरण बंद करना और नए सिरे से शुरू करना। दूसरा इनने क्या किया है? निर्यात उत्कृष्ट योजना वाले शहर, जिसमें कि पहला है फरीदाबाद, दूसरा है मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। कुल 43 शहर है और इसमें प्रोत्साहन की निधियों का पहुंच की प्राथमिकता होगी। उसके बाद में फिर चौथा है स्टेट होल्डर योजना, जिसमें कि जितने भी जो 2 स्टार स्टेट्स हैं या जगह है, वहां पे व्यापार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 5वां पॉइंट है ईपीसीजी, प्रधानमंत्री मित्र ई व्हीकल्स, ग्रीन टेक को ईपीसीजी लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है। उसके बाद में डेयरी क्षेत्रों में जो है निर्यात के दायित्व को छूट दी जाएगी। और 6वां पॉइंट क्या है? अग्रिम प्राधिकरण योजना, जिसमें निर्यात वस्तु के निर्माण के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात, घरेलू टैरिफ क्षेत्र का एक्सपोर्ट के आधार पर और परिधान वस्त्रों के निर्यात के लिए विशेष छूट दी जाएगी। अब इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिनके की पूछने के चांसेस है। तो देखो एग्जाम में तुमसे ये भी पूछ सकता है विदेशी व्यापार नीति, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। और इसके जो रिलेटेड जहां जहां अलग अलग एग्जाम्स में एमसीक्यूज आए हैं जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड? तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेक इंडिया इन मेड इन इंडिया अ लेवल ऑफ इक्विटी, टू मेक मेड इन इंडिया लेवल इक्विटी, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स मतलब जो विदेशी विनिमय रेट है, उसका मतलब है रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी ट्रीटेड फॉर, मतलब एक देश की करेंसी को हम कैसे देखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहला ऑप्शन है, द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कि अगर हम किसी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा कि किसी देश की करेंसी को जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कैसे देखा जाता है, वो आ जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाए, करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री, दूसरे देश में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसकी क्या स्थिति है। The practice of selling goods is a foreign country at a price below their domestic selling price is called, उसको हम क्या कहेंगे कि जो देशी मार्केट में जो भी सेलिंग प्राइस है उससे कम रेट में फॉरेन में किसी वस्तु के बेचने को, कम रेट में बेचने को क्या कहा जाता है? डंपिंग कहा जाता है। ठीक है। मतलब सस्ते में माल को निकाल देना, इसको क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। अपने देश के डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से बाहर कहीं ज्यादा और कम रेट में बेचना, अपने यहाँ जितने रेट में बेच रहे थे उससे और कम रेट में बेचना डंपिंग कहलाता है। इसके बाद है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सॉरी ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, कि किसी एक देश का दूसरे देश के साथ या 4 देशों का आपस में, सब देशों का इस एक देश के साथ में व्यापारिक लेन देन क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। देख लो ये एसएससी में पूछ चुका है 2008 में। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट, डेफिनेटली जब आप ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महत्व बहुत होगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब स्थापित किया गया था? तो 1995 में स्थापित किया गया था। ये एसएससी में पूछा है, वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा है, तमिलनाडु पीसीएस में पूछा है
और MPPCS में भी पूछा हुआ है ये, ठीक है। फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, फेरा को इंडिया में किससे रिप्लेस किया गया है? फेमा से रिप्लेस किया गया है। टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा है, एसएससी में 2009 में, 2008 में, ठीक है। और एमपीपीएससी में फेमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था। द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देखो इसका फुल फॉर्म ये हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कहाँ पर ये है? ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है, ये याद रख लीजिए, है ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में है। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स जो कि डब्ल्यूटीओ से संबंधित शब्द है, आर द टर्म एसोसिएटेड विद द, देखिए डब्ल्यूटीओ, ये एसएससी में पूछा है, ये भी एसएससी में पूछा है। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी बिटवीन टू कंट्रीज इज रिफर्स एज, एक्सचेंज, कमोडिटी का एक्सचेंज मतलब किसी वस्तु को जो कमोडिटी होती है उसका एक्सचेंज दो देशों के बीच में क्या कहलाएगा? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बायलैटरल ट्रेड। उसको क्या कहेंगे? बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है दो देशों के बीच में समान रूप से व्यापार होना, बायलैटरल ट्रेड कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एसएससी ग्रेड 2010 में पूछा गया है। उसके बाद है many time we come across term in financial newspaper, balance of payment। balance of payment हम कई बार सुनते हैं। what does it really reflects? इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड पेमेंट्स मेड टू फॉरेन कंट्रीज। ये स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड पेमेंट मेड होता है किसके लिए? फॉरेन कंट्रीज के लिए। स्टेटमेंट रिसिप्ट है फॉरेन कंट्रीज का और पेमेंट होता है फॉरेन कंट्रीज को, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर है वी आर फ्रिक्वेंटली रीड अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ in newspaper. The SEZ were established with which of the following objective? कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ में इनको स्थापित किया गया था? तो to attract foreign investment directly, to protect domestic market from direct competition from multinationals, to provide more capitals to agriculture and allied activities, excuse me। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली, ऑप्शन ए, ओनली वन आंसर हो जाएगा इसका। ये देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछा है, बैंक एग्जाम में। इसके बाद है ट्रेड गैप। ट्रेड गैप का मतलब क्या होता है? गैप बिटवीन टोटल इंपोर्ट एंड टोटल एक्सपोर्ट। जो टोटल इंपोर्ट किया, टोटल एक्सपोर्ट किया, उसके बीच का जितना गैप है उसको ट्रेड गैप कहते हैं। बिजनेस में जो गैप रह गया उसको कहा जाता है। स्पेशली डेवलप्ड इकोनॉमिक जोन, especially developed economic zone in India were some of the economic laws and restrictions of the land and relaxed with the purpose of giving incentive to investors, any commonly known are commonly known as, उसको क्या कहेंगे हम? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मध्य प्रदेश में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये हो गया। ये एमपी का भी पढ़ लीजिएगा। फिर है एमएफएन क्लॉज। एमएफएन क्लॉज इज वन ऑफ मेन पिलर ऑन विच, तो ये डब्ल्यूटीओ बेस्ड है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज it is in correct chronological order that ultimately lead to the setting up the World Trade Organization। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही सीक्वेंस होगा, पहले गेट हुआ, फिर उरुग्वे राउंड टेबल हुआ, फिर डंकेल ड्राफ्ट बना, फिर मराकाश ट्रीटी हुआ, ये उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। तो ये इसका राइट सीक्वेंस है, ऑप्शन ए, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको याद रखिएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, एक्चुअली आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी एनर्जी हल्की सी लो है। Which one of the following place was Asia's first export processing zone? Special processing export processing zone कहाँ पर? ये कांडला में है। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में बताइए कांडला पोर्ट कहाँ पर है। In which of the following year was general agreement was tariff and trade get absorbed into the World Trade Organization WTO? तो पहली बार कब हुआ था ये पहली बार कब हुआ था? इन विच ईयर इट वाज? तो पहली बार ये हुआ था, फिर से मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रही हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड absorbed into the World Trade Organization।
तो सीधी सी बात है, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था उसी साल हुआ था 1995 में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which one or which is known as the third pillar of international economic relation? किसको इकोनॉमिक रिलेशन का पिलर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड पिलर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लिया कि 1995 में एस्टैब्लिश हुआ, और उरुग्वे कॉन्फ्रेंस से लेके सारा हमने देख लिया मरागाश तक के, जिसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ, क्या काम करता है, ये सब कुछ सारा जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स में देख लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि वर्ल्ड ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड थे, ये हमने समझ लिया। इसका आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।